हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोनों के बारे में चर्चा की थी और हमने मुख्य प्रकार की जो 5 से 6 प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी उनके हार्मोनों के बारे में बात कर ली थी। वो कौन कौन सी थी, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की थी, हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में बात की थी, हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में बात की थी, हमने पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में भी बात की और आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो ग्रंथियां हैं उनके हार्मोन को याद रखने का एक तरीका है जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और अभी बता देता हूं कि इनके नाम में ही मुख्यतः हार्मोन छुपा है। मोस्ट ऑफ जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों के नाम के अंदर ही उनके हार्मोनों का एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड आपको पता चल जाएगा, इससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा, उस ग्रंथि का हार्मोन पता चल जाएगा। कुछ एक ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके ही नाम थोड़े अलग होते हैं, बाकी सेम ही हैं। अब हम बात करेंगे अपना जो आज का पहली ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि पहले तो कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। थाइमस ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? थाइमस चेस्ट वाले एरिया के अंदर पाई जाती है, यानी कि हमारे वक्ष क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ट्रेकिया के पास, हृदय के आगे की तरफ पाई जाती है। अब इसकी बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के हार्मोन के बारे में। थाइमस ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थाइमस ग्रंथि अपने अंदर से थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है थाइमस ग्रंथि। मैंने पहले ही बोला था कि नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि का है। थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन, नाम मिलता जुलता नजर आ रहा है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है मानव शरीर के अंदर? अगर ये स्रावित हो तो क्या होगा, अगर ये स्रावित नहीं हो टाइम टू टाइम या अकॉर्डिंग टू दिस सीजन या अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से, शारीरिक क्षमता या दक्षता के हिसाब से अगर ये स्रावित नहीं हो तो क्या होगा? तो ये अपने शरीर के अंदर पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में मदद करता है। किसका करता है? कंप्लीट एंटीबॉडी निर्माण करता है। यह कर, यानी कि अपने शरीर के अंदर जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको निर्माण में ये करता, क्या करता है? हेल्प करता है। याद रखना, एक निर्माण करता है और निर्माण में मदद करता है, दोनों बात अलग अलग हो जाती है। निर्माण करने वाला अलग होता है, मदद करने वाला अलग होता है। तो ये थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जिसका नाम थाइमोसिन हार्मोन है वह पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में मदद करता है। अगला इसका कार्य है कि ये जो लसिकाणुएं होती हैं, अब देखो लिम्फोसाइट्स वगैरह की बात करें लसिकाणु की, तो देखो लसिकाणुओं की बात करें तो लसिकाणुओं को जीवाणु व उनके एंटीजन नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उसको प्रेरित करता है उनके एंटीजनों को नष्ट करने के लिए, और जनन ग्रंथियों के परिपक्वन हेतु भी सहायक होता है। यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है उनके मैच्योरिटी, यानी कि उनको मैच्योर स्टेज तक लेके जाने के लिए या उनको परिपक्व करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन थाइमोसिन। अगर ये सारी चीज़ें थाइमोसिन अगर स्रावित नहीं हो तो इन सारी चीज़ों पर क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और शारीरिक जो अपने विकास हो रहा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएंगे जिसकी वजह से रोग होने की भी संभावना रहती है। अगला अपना जो ग्रंथि है वो मुख्य है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। प्यारे विद्यार्थियों, पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि का एक वर्ड याद रखना है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता नहीं है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है पता है? पीनियल बॉडी भी इसे कहा जाता है, पीनियल काय कहा जाता है, जीवन की क्षमता कहा जाता है इसको, लैंगिक जीवन की घड़ियों के रूप में भी इसको समझा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पीनियल। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के अंदर जब हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना था तो मैंने कहा था कि जिसका स्टार्टिंग पी से, कैपिटल लेटर से पी, यानी कि जिसका वर्ड का सेंटेंस का पहला अक्षर पी है, तो वो सारी की सारी कहाँ पर पाई जाएगी? मस्तिष्क के अंदर पाई जाएगी। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर, हाइपोथैलेमस के पास में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन का स्रावित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कौन करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। काफी बार पीनियल ग्रंथि की जगह पीनियल काय या पीनियल बॉडी भी लिखा आता है, बात वही की वही है, सेम ही कंडीशन है। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। अब यह हार्मोन अपने शरीर के अंदर क्या करता है? याद रखना, इस हार्मोन का मुख्य लक्षण है कि जनन परिपक्वता लाना। याद रखना, जनन परिपक्वता लाना मतलब कि ये हार्मोन की एक कंडीशन है और स्पेशल टाइप की कंडीशन है। उस कंडीशन को आप समझिएगा, ऑप्शन में ये कंडीशन आपको मिलेगी। ये हार्मोन तेज प्रकाश में या अंधकार में बहुत अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। याद रखना, या तो तेज प्रकाश में या अंधकार वाले क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। अब ये क्षेत्र कैसे?
ऐसा समझ लीजिए कि कुछ लोग जो अत्यधिक तेज प्रकाश वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं उनके अंदर, और कुछ लोग जो अत्यधिक अंधकार वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर ये अत्यधिक मात्रा में इसका श्रवण होता है। परंतु ऑप्शन के अंदर अब आपको ऐसा मिल जाए कि एक अंधे व्यक्ति के अंदर समय से पहले जनन परिपक्वता आना किसका कारण है, तो उसके अंदर भी यही बात होगी, क्योंकि हमने किसकी बात की है, हमने तेज प्रकाश और अल्प या मंद प्रकाश या अंधकार की बात की है। अंधा व्यक्ति के माइंड में यानी कि उसकी साइकोलॉजी के दौरान क्या बात करेंगे कि उसको उसके चारों तरफ अंधेरा ही है क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। तो याद रखना उसके अंदर भी समय से पहले जनन परिपक्वता आना किसका उदाहरण माना जाता है कि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन के अतिस्रावण की वजह से। तो आपने सभी ने देखा होगा कि जो तेज प्रकाश में इसका श्रवण अधिक और मंद या अंधकार में भी इसका श्रवण अधिक होता है। तो इसका उदाहरण है कि अंधे बच्चों या तीव्र प्रकाश में रहने वाले यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश में रहने वालों तथा अंधे बच्चों के अंदर यौना अवस्था समय से पहले आ जाती है, और इसका प्रभाव किसकी वजह से है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से और कंसेप्ट बेस की दृष्टि से भी। याद रखना कंसेप्ट बेस कैसे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जितने भी इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन आए उसके अंदर एक ही ऑप्शन मिला है, अंधे बच्चा या अंधा व्यक्ति, क्योंकि वहां पर प्रकाश कम या अधिक ये थ्योरेटिकल पोर्शन में लाइन टू लाइन लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कंसेप्ट यह समझना है कि अंधा व्यक्ति के जीवन शैली में भी अंधकार ही होता है, और इसी प्रकार उसके अंदर भी ये हार्मोन क्या होता है, अत्यधिक श्रवण होता है। इसको नोटेट करके लिखा गया एनसीईआरटी के अंदर भी और हायर जो भी बुक्स है उसके अंदर, और ये ऑप्शन ज्यादा मिलता है। तो इंपॉर्टेंट हो गई अपनी पीनियल ग्रंथि, और इसी तेज और अंधकार के अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन की वजह से इसे लैंगिक जीवन की घड़ी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जीवन की घड़ी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलेटोनिन हार्मोन। आगे चले, अगला जो अपने 7वीं अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। लेकिन इसको अंतःस्रावी क्या, इसको तो हम कहेंगे मिक्स ग्लैंड कहेंगे। मिक्स्ड मतलब कि यानी कि ये एक प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसे, क्योंकि ये पाचन तंत्र के अंतर्गत भी आती है, अपने अंदर पाचन रसायनों का श्रावण भी करती है, और अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी कार्य करती है, जो अपने अंदर से हार्मोनों का श्रावण करती है। तो अब हम अंतःस्रावी हार्मोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपना ये पार्ट 2 चल रहा है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही, अग्नाशय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर से मुख्यतः 3 प्रकार के हार्मोनों का श्रावण होता है। कितने प्रकार के हार्मोन का, 3 प्रकार के। उससे पहले हम जानते हैं कि ये 3 प्रकार के हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, कौन सी इसकी फिक्स्ड जगह होती है, और अग्नाशय में ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपके सामने मैंने ये थोड़ा सा अग्नाशय का डायग्राम बनाया और यहाँ पर देखने या समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अग्नाशय के ऊपर संयोजी उत्तकों या तंतुओं का एक पिंड या उत्तकों का समूह पाया जाता है, और ये समूह मिलकर बनाते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या बनाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। कैसे, क्योंकि ये देखो, ये है अग्नाशय के ऊपर संयोजी उत्तकों का पिंड या तंतुमय संरचना, संयोजी उत्तकों का जमाव, और ये संयोजी उत्तक का जमाव मिलकर क्या बनाता है, ये संयोजी उत्तक मिलकर बहुत सारे क्या बनाता है, एक लैंगरहैंस की दीपिका बनाते हैं। तो किसी एक लैंगरहैंस की दीपिका को हम जूम करके देखें, तो जूम करके देखने पर अपने को इसके अंदर क्या मिलती है, अपने को इसके अंदर अनेक कोशिकीय संरचना मिलती है। अनेक कोशिकीय संरचना कौन कौन सी होती है, इस लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर आरबीसी पाई जाती है, और 3 प्रकार की मध्य के अंदर सेल पाई जाती है। उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने को याद रखना है। इसके लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर 3 मुख्य प्रकार की सेल पाई जाती है। पहली है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, और तीसरी है डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। और इसके अंदर आरबीसी भी क्या पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आता है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का मुख्य केंद्र है। वहां पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं मिल सकती है, या उसको थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो पर्टिकुलर कोशिका का नाम मिलेगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा एटसेट्रा, इनके अंदर से। ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कौन सी कोशिका द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रावित किया जाता है। पहले हम बात करते हैं अग्नाशय से ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में। 3 हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं तो बात करते हैं ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। लेकिन
इनके अंदर भी पर्टिकुलर एक एक चीज सिमिलर है। क्या है कि ये लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसके अंदर तीनों कोशिकाएं हैं और तीनों कोशिकाएं एक एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, या बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये तो इसके उद्गम क्षेत्र या स्रावित होने की जगह या उसकी कोशिकाओं के बारे में बात हो गई। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर यह बनता है कि कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है। दोनों या तीनों हार्मोन की बात करेंगे तो दो हार्मोन तो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। एक किसी चीज को स्टार्ट करता है तो एक किसी चीज को वापस उसके अंदर फर्स्ट स्टेज में लाके छोड़ देता है। और एक ऐसा हार्मोन होता है, वो हार्मोन इन दोनों के एंटी इनहिबिटर या निरोधक के रूप में काम करता है। तो चलिए देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका। अब ये लैंगरहैंस क्यों कहा जाता है, बार बार ये वर्ड क्यों आ रहा है? तो वैज्ञानिक था, एक नाम था जिसका नाम है लेंगर, तो उसने इसकी खोज की थी, इसलिए उसके नाम के आधार पर लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अंदर पाए जाने वाली अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। देखो अल्फा कोशिकाएं ये अपने को नजर आ रही है, तो अल्फा कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? ग्लूकागोन स्रावित होता है। क्या होता है? ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। अब यह हार्मोन करता क्या है, याद रखिएगा। यह अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हो गया क्या कि यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करता है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन क्या होता है। सभी ने एक बात कंसेप्ट में ध्यान रखनी है कि जब भी हम भोजन लेते हैं या किसी भी चीज को न्यूट्रिशन के तौर पर लेते हैं, तो एज ए रिजल्ट उत्पाद के तौर पर, यानी कि मानव या जंतुओं के अंदर भोजन किसके रूप में संचय रहता है, संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, याद। और पौधों के अंदर बात की जाए तो स्टार्च या मंड के रूप में। किसके अंदर? पौधों के अंदर भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचय रहता है या संचित रहता है। जंतुओं के अंदर भोजन, या मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्यों के अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। मतलब कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा। अब जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मात्रा के अंदर उस ग्लाइकोजन को डिवाइड करके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऊर्जा के रूप में लिया जाएगा। तो उस ग्लाइकोजन को जब भी तोड़ा जाएगा ग्लूकोज वगैरह के अंदर, तो ऊर्जा रिलीज होगी और वही ऊर्जा अपने बॉडी को एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन जो अपना संचित भोज्य पदार्थ था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। और ये रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। याद रखना, यहां पर मैं सिंबल लिख देता हूं, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है, लेवल को अप करता जाता है ग्लूकोज की मात्रा को रक्त के अंदर, क्योंकि इसका काम ही क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करना। तो साधारण सी बात है कि ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाएगा। अब एक और हार्मोन है जिसका नाम है, पहले पढ़ते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में, क्योंकि सोमेटोस्टेरोन को अभी रोकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों पता चल जाएंगे तो इसके बारे में आसानी से पता चलेगा। दूसरा हार्मोन हम बात करें इंसुलिन हार्मोन के बारे में, क्योंकि पहले की बात की थी ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको अप या कर रहा है या उसको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन जो अपना ये अगला हार्मोन है, दूसरा हार्मोन की बात की जाए तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन पहले तो कहां से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कौन सी बीटा कोशिकाएं? अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाली लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब यह इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करता है। कैसे ग्लूकागोन के विपरीत? हमने बात की थी कि ग्लूकागोन का हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अंदर परिवर्तित कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इस वापस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करेगा, संश्लेषण करवाएगा वापस। यानी कि ये ग्लूकागोन के विपरीत कार्य करता है। मैंने बात की थी एक दूसरे के विपरीत चलता है, व्युत्क्रमानुपाती जाता है, याद रखना। लेकिन इसके अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये भी है जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है उसको सामान्य करता है। एक तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और ये इसको सामान्य करता है। अब बढ़ाना और सामान्य करना बात दोनों सेम इसलिए हो गई क्योंकि जब भी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा कि ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज को थोड़ा बढ़ाएगा तो मात्रा लेवल हो जाएगी, तो ये भी एक प्रकार का सामान्य स्थिति में लाता है। लेकिन इन कंडीशन जब ये ग्लूकोज का लेवल सामान्य है फिर भी ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का या शर्करा का लेवल को बढ़ा रहा है तो वो बहुत अलग है। वरना ये क्या करेगा? कम है तो उसको बढ़ाएगा और ये अधिक है तो उसको कम करेगा या सामान्य करेगा, एक दूसरे के साथ ही काम करते हुए नजर आते हैं।
फिर ये रुधिर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको सामान्य करता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, सामान्य करता है। और ये यकृत यानी कि ये यकृत के अंदर, लिवर के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण में प्रवृत्त करता है। यानी कि ये यकृत के अंदर ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ग्लूकोज का वापस किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। यहां क्या पढ़ा था हमने, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, तो हो गया विपरीत कार्य करता है। अब हम बात करेंगे और ये क्या कोशिकाओं के अंदर क्या कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसुलिन हार्मोन कोशिकाओं में बीएमआर मतलब क्या होता है, आधारी उपापचय दर। अब देखो बीएमआर मतलब कि आधारी उपापचय दर, अगर इसका बोला जाए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसको ये होती क्या है, बीएमआर क्या होती है, तो समझिएगा। इसके एक पर्टिकुलर समझने का तरीका यह है कि मान लो किसी एक इकाई समय के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर एक इकाई समय के अंदर विश्राम अवस्था के दौरान किसी समतापी जंतु द्वारा खपत की गई ऊर्जा की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, बीएमआर या आधारी उपापचय दर कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, क्या होता है, किसी एक इकाई समय के अंदर विश्राम अवस्था के दौरान समतापी जंतु द्वारा खपत की गई ऊर्जा की जो दर होती है उसे बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। तो ये इंसुलिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी क्या करता है, संश्लेषण को बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको कोशिकाओं के अंदर उसका लेवल को देखता रहता है। और आरएनए में से प्रोटीन और वसा के संश्लेषण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। आरएनए से प्रोटीन और वसा के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। हमने साइटोलॉजी में बात की थी कि जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो आरएनएज वगैरह करते हैं, आप सभी को पता है। नॉर्मल सी बात कही जाए तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या हो गया, ग्लूकागोन हार्मोन के विपरीत कार्य करना। अब अपना जो तीसरा हार्मोन बचा है वो कौन सा है, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन। अब ये हार्मोन करता क्या है कि ये दो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो दो हार्मोन है उनके प्रति क्या करता है, स्त्राव के प्रति निरोधक की भांति काम करता है। निरोधक मतलब कि अगर इन दोनों का भी हार्मोन का स्रावण ज्यादा हो जाए तो उसको रोकने या उसके निरोधक के प्रति कार्य करेगा। पहले तो ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वही की वही बात है कि अग्नाशय की लैंगरेंस दीपिका की जो डेल्टा कोशिका है, कौन सी वाली, डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, डेल्टा कोशिकाओं से। कौन सी, लैंगरेंस की दीपिका के अंदर पाई जाने वाली। कार्य क्या करता है, यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन के स्त्राव के निरोधक के भांति कार्य करता है। यानी कि इन दोनों का जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसके निरोधक, इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाता है। उसकी स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि नियमित तौर पर अपने को ऊर्जा मिलती रहेगी और एक टाइम पीरियड के दौरान ही हमें भूख या ऊर्जा की मात्रा रहेगी। तो उसके स्वांगीकरण की अवधि को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन मुख्य कार्य इसका क्या है कि ये इंसुलिन तथा ग्लूकागोन जो अग्नाशय के मुख्य दो हार्मोन हैं उन दोनों हार्मोन के स्राव के निरोधक की भांति कार्य करता है, उनको रोकना या उसके इनहिबिटर या निषेधता के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये अग्नाशय के तीनों हार्मोन के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव या अतिस्राव अगर हो जाए, यानी कि ये इंसुलिन हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है या कम मात्रा में स्रावित हो तो मनुष्य के अंदर कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने जाना और इससे कमी या अधिक स्राव होने की वजह से जो मानव शरीर के अंदर मुख्य रोग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, इंसुलिन के अल्प स्राव और अतिस्राव होने का कारण ग्लूकोज के लेवल पर डिपेंड करता है। मुख्य रूप से हमें घूम फिर के एक ही बात आनी है कि ग्लूकोज का लेवल मानव शरीर के अंदर किस प्रकार है। अगर अधिक है तो अधिकता के कारण रोग होगा, अगर कम है तो कम की वजह से रोग होगा। तो अपने को यही देखना है कि इंसुलिन हार्मोन द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। तो हम अल्प स्राव के बारे में बात करेंगे, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित हो मानव शरीर के अंदर, पहले तो अपने पता होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। जब भी मानव शरीर के अंदर लैंगरहैंस के जो दीपिका की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण बहुत ही कम मात्रा में रहेगा तो मानव शरीर के अंदर मुख्य 2-3 प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोग अपने को ध्यान में रखना है, मधुमेह रोग जिसे कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस
या मधुमेह रोग, ये इंसुलिन हार्मोन की बहुत कम स्रावण की वजह से होता है। अब इसके अंदर होता क्या है देखिए, यानी कि जब ये डायबिटीज रोग हो जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा था कि इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है या उसके लेवल को कम करता है। क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन रक्त के अंदर क्या करता है, शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन हार्मोन उसको कम करेगा। अब ये हार्मोन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी बढ़ जाती है कि इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो इसके अंदर रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है। और इस रोग के अंदर क्या होता है कि मधुमेह रोग के कारण अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शर्करा का लेवल ज़्यादा बढ़ने की वजह से आदमी के अंदर अनेक प्रकार के छोटे छोटे डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिनकी वजह से उनका रिकवरी नहीं हो पाती। किसकी नहीं, कोई भी डिजीज की रिकवरी नहीं हो पाती। और याद रखना, ऑप्शन के अंदर आपका अगर मधुमेह रोग मिल रहा है आनुवंशिक रोग के अंदर, तो देख लेना कि ऑप्शन के अंदर दूसरे कोई भी आनुवंशिक रोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मधुमेह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि ये मधुमेह रोग आनुवंशिक इसलिए हो सकता है क्योंकि ये क्या होता है कि एक जेनेटिकली पीरियड के दौरान चलता है। और अगर अपने ऑप्शन के अंदर ये मिल जाए कि निम्न में से एक आनुवंशिक रोग है और उसके अंदर आपको कोई भी जो दूसरे आनुवंशिक रोगों को छोड़कर कोई एक अलग आनुवंशिक रोग नहीं मिले और वहां पर मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलाइटस लिखा हुआ मिले, तो वो क्या है, आनुवंशिक रोग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये आनुवंशिक भी हो सकता है। क्योंकि काफी कंडीशन के अंदर मधुमेह रोग को आनुवंशिकता के लक्षणों के तौर पर भी देखा गया है। तो पहला हो गया इंसुलिन हार्मोन के बहुत ही कम स्राव की वजह से होने वाला रोग, मधुमेह रोग। अगला हम बात करते हैं, दूसरा रोग है बहुमूत्रता, यानी कि पोलियूरिया। बहुमूत्रता क्या होती है, बहुमूत्रता के बारे में जानते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जब बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होगा, बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होगा, तो मानव शरीर के अंदर एक रोग हो जाता है जिसका नाम है बहुमूत्रता। और इसके अंदर क्या होता है, इस रोग से मूत्र में जल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो मूत्र के अंदर जल की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है और रोगी को बार बार मूत्र लगता है। क्या होता है, बार बार मूत्र लगना, मूत्र के अंदर जल की क्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, और इसे कहा जाता है बहुमूत्रता। बार बार मूत्र का आना या मूत्र लगना क्या कहलाता है, बहुमूत्रता एक रोग हो जाता है। अब इसी के जैसा इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव की वजह से एक और रोग हो जाता है जिसका नाम है पॉलीडिप्सिया। क्या नाम है, पॉलीडिप्सिया। अब ये पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया मतलब कि ये भी बहुमूत्रता का जैसा ही है, यानी कि मूत्र अत्यधिक मात्रा में आता है और जल निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब कि उसके शरीर के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बार बार मूत्र की आने से वजह से जल की मात्रा बढ़ जाएगी मूत्र के अंदर, तो जल शरीर के अंदर बाहर चला जाएगा, तो निर्जलीकरण हो जाएगा और व्यक्ति को बार बार प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो रोग होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीडिप्सिया। मूत्र अत्यधिक आता है, निर्जलीकरण हो जाता है, रोगी को प्यास लगती है और अत्यधिक मात्रा में लगती है, यानी कि बार बार वो उसको प्यास लगती है और पानी वो पीता रहता है। तो ये तीन प्रकार के रोग थे अल्प स्राव की वजह से। और अंतिम रोग है अल्प स्राव का इंसुलिन हार्मोन की वजह से, उसका नाम है कीटोसिस। क्या नाम है, कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है कि जब वसा का अपूर्ण विघटन होता है, यानी कि जब वसा पूर्ण रूप से टूटती नहीं है, वसा का अपूर्ण विखंडन होता है, तो एसीटोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। किसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, एसीटोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और जब एसीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो रोगी के अंदर लंबे टाइम तक बेहोशी रहती है। क्या रहती है, लंबे टाइम तक बेहोशी रहती है। बात किसकी हो रही थी, कीटोसिन हार्मोन रोग की। किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव की वजह से। क्या होता है, इसके अंदर वसा का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी कि वसा पूर्ण मात्रा में नहीं टूटती है। अगर वसा पूर्ण मात्रा में नहीं टूटेगी तो एसीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब एसीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो रोगी को बार बार लंबी बेहोशी आएगी, इनकी वो लॉन्ग पीरियड तक बेहोश रहता है और बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। तो इस प्रकार के जब लक्षण देखने को मिलते हैं तो उस रोग को क्या कहा जाता है, कीटोसिस रोग कहा जाता है, जो इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण की वजह से होता है। तो चार अपने को रोग याद रखने हैं अल्प स्रावण की वजह से, मधुमेह रोग, बहुमूत्रता रोग, पॉलीडिप्सीमिया रोग और कीटोसिस रोग। अब बात करेंगे जो अपना इंसुलिन हार्मोन है उसके अति स्राव की वजह से, यानी कि जब इंसुलिन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो मानव के अंदर कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, जब इंसुलिन हार्मोन बहुत अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम। अब देखो इस तरफ कम हो रहा था, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा स्रावण कम हो रहा था तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था। अब इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज का लेवल को कम करना है, नियंत्रित करना। अब ये ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसको कम करता रहेगा। यानी कि इंसुलिन के अतिस्राव से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि और अत्यधिक मात्रा में कम हो जाती है। और इस स्थिति में शरीर की सभी कोशिकाएं रुधिर से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है। यानी कि इस स्थिति के अंदर शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं वो ब्लड से क्या करती है? ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में डिमांड करनी स्टार्ट कर लेती है। और ग्लूकोज के अंदर क्या, ब्लड के अंदर क्या है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है। तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। और इधर हमने क्या पढ़ा था? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, हाइपो मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर रोगी को थकावट महसूस होती है और देखने की शक्ति कम हो जाती है और शारीरिक ऐंठन आ जाती है, हाथ या पांव में ऐंठन आता है बार बार। और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और ये इंसुलिन हार्मोन के अति स्राव की वजह से एक रोग होता है। तो आज हमने मुख्य प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा की है, उसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट थी अग्नाशय ग्रंथि, उसके तीनों हार्मोन के बारे में हमने जाना और उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों के प्रति जो रोग होते हैं अल्पस्राव या अतिस्राव के दौरान, उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी कंपटीशन की आगामी आने वाली जो नई नई भर्तियां हैं उनका अपडेट लेते रहिए और हमारे चैनल पर उनके प्रति जो भी क्लासेस लगाई जा रही है उनको देखते रहिए। धन्यवाद।